शुक्रिया आपने आपके इंट्रोडक्शन के लिए और ये आपने जो बैकग्राउंड सेट किया इसके लिए। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हम आज बात कर रहे हैं एक सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन पीठ की जजमेंट के बारे में, जिसमें 5 जजों ने एक पॉलिसी थी सरकार की, उसके बारे में हमें एक डिसीजन दिया। यहाँ बेसिक लबो-लबाव मसला ये था कि 2019 में इलेक्शंस के पहले एक बिल लाया जाता है जो 3 दिन में पार्लियामेंट द्वारा पास किया जाता है। इस बिल के पास होने से पहले कोई कमेटी की रिपोर्ट, कोई चर्चा, कोई डेलिब्रेशन नहीं रहता है। और इस बिल का मोटा सार ये है कि जो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में जो रिजर्वेशंस की एक पॉलिसी दी गई है बैकवर्ड क्लासेस के लिए और एससीज और एसटीज़ के लिए, उसको एनहांस करा जाए फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की डेफिनेशन वो दी गई है अदर देन दोज हु आर ऑलरेडी कवर्ड बाय रिजर्वेशंस। तो उसका बेसिक मतलब ये रह जाता है कि ओनली दोज हु हैव सोशल ओरिजिन्स अदर देन marginalized social origins will be eligible for this for getting this quota। तो हमने 3 साल देखा, कई सारे एग्जामिनेशंस में इसको यूज़ भी किया गया, कई स्टेट्स ने इसे इम्प्लीमेंट किया है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक कम से कम महीने तक सुना और एक जजमेंट दिया। जजमेंट बेसिकली में 5 जजों की बेंच ने 4 जजमेंट्स दिए और 4 जजमेंट्स में से 3 जजमेंट ऐसे आए जो इसको वैलिडेट करते हैं और एक जजमेंट जिसको 2 जजेस ने सपोर्ट किया वो ऐसा आया जो कहता है कि ये एक संविधान की मूल भावना के विपरीत है। तो पहले उस बाकी सभी इश्यूज में जाने से पहले हमें इस चीज़ पे जाना चाहिए कि जो जजेस हैं सभी वो सब इससे एग्री करते हैं कि इकोनॉमिक डिसएडवांटेज को हम अपने संविधान के अंदर रिजर्वेशंस के थ्रू हल कर सकते हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी जजेस हैं और डिसेंटिंग जजेस हैं वो इस चीज़ पे एग्री नहीं करते हैं कि क्या हम वो जो कार्यक्रम रिजर्वेशन का बनाएं उसके अंदर से एससी, एसटी, ओबीसी को हटा सकते हैं या नहीं। और जो डिसेंटिंग जजेस हैं उन्होंने तो ये तक कहा है कि ये जो पॉलिसी है जिसके अंदर हम एससी, एसटी और ओबीसी को गरीबी के लिए बने हुए कोटा से बाहर रखते हैं, उसको उन्होंने ऑरवेलियन कहा है। उसको उन्होंने एक डिस्क्रिमिनेटरी और एक्सक्लूजनरी प्रिंसिपल का बेसिस कहा है। ऑरवेलियन ऐसे कि सब लोग गरीब हैं लेकिन कुछ लोग ज़्यादा गरीब हैं, और जो लोग जिनको आप ज़्यादा गरीब मान रहे हो वो असली में वो पॉपुलेशन है जो गरीबों का सिर्फ 18% फॉर्म करती है। तो इस तरह से हम एक गरीबी की एक पर्टिकुलर संरचना देखते हैं इस डिसीजन में और इस नैरेटिव में, जो कि सिर्फ एक सेक्शन ऑफ पीपल का प्रिजर्व है। तो हम गरीबी को एक सोशल प्रॉब्लम की जगह एक कम्युनिटी की प्रॉब्लम की तरह देख रहे हैं और फिर उसे कम्युनिटी स्पेसिफिक तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। और इसी चीज़ को डिसेंटिंग जजेस हमारी मूल भावना के अगेंस्ट कहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जो हमारे मेजॉरिटी जजेस हैं उन्होंने ये माना है कि रिजर्वेशन एक तरह से प्रिविलेज है और इस प्रिविलेज के कारण एससी, एसटी, ओबीसी को इस नए कोटा से बाहर रखा जा रहा है। और उनके हिसाब से ये एक माइंडसेट है जो कि हमारे प्रिंसिपल है जो कॉम्पेंसेटरी डिस्क्रिमिनेशन का, जिसको अगर हम जेएनयू की भाषा में बोलें तो वो आपकी जो पहले एडमिशन्स पॉलिसी होती थी उसके वाला डिसएडवांटेज पॉइंट्स का सिस्टम है कि अगर आप एक गांव से आते हैं, अगर आप एक महिला हैं और अगर आप एक बजाय कि इसके अगर आप एक मर्द हैं और आप एक ऊंची जाति से हैं और एक शहर से हैं, तो आपके हर उस डिसएडवांटेज को हम आपके एग्जामिनेशन स्कोर्स में कॉम्पेंसेट कर देंगे, आपको एक्स्ट्रा डेप्रीवेशन पॉइंट देंगे। उसी का प्रिंसिपल जो था वो एफर्मेटिव एक्शन था। लेकिन उस पूरी आइडिया को जिसमें हम आपकी हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज को मद्देनजर रख के कॉम्पेंसेट करते हैं, वो हमारे ये डिसेंटिंग जजेस पॉइंट आउट कर रहे हैं इस पॉलिसी में हटा दिया गया है। और ये पॉलिसी फोकस कर रही है सिर्फ आप उन लोगों के सोशल ओरिजिन्स पे जो कि एडवांटेजियस सोशल ओरिजिन्स हैं। तो ये तो हो गया कंसर्न एक्सक्लूजन का। और इसके साथ में एक और जो हम कंसर्न देखते हैं जजमेंट में, मैं डबल स्टैंडर्ड्स की बात बाद में करूंगा, लेकिन जो दूसरा एक कंसर्न है वो है पॉवर्टी और कास्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अगर हम एक जो मेजॉरिटी जजमेंट है उसकी एक हमें टेंडेंसी लग रही है, स्पेशली जो 2 जजेस जिन्होंने अलग जजमेंट लिखा, उन्होंने ये लिखा है कि कास्ट रिजर्वेशंस को ख़त्म करने का समय आ गया है, क्योंकि
कास्ट क्योंकि जो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में डिफरेंसेस थे वो अब कम हो गए हैं, अब वो सब लोग इक्वली डेवलप हो गए हैं। और दूसरा कि रिजर्वेशंस के कारण जातिवाद बढ़ता है, इसीलिए हमें रिजर्वेशंस को ख़त्म करना है। तो ये जो दो आर्ग्यूमेंट्स हम मेजॉरिटी जजमेंट्स में देखते हैं, उसका एक इकोनॉमिक पहलू जो है उसे हमें समझने की ज़रूरत है। और हमें समझना पड़ेगा कि ऐसी हमारी कौन सी हिस्ट्री रही है डिसएडवांटेज की, कास्ट सिस्टम की, जिसके कारण कुछ लोगों को इतनी प्रॉब्लम मानी गई थी और हमारे संविधान के अंदर उनको एफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन दिया गया था। और अब ऐसा कौन सी सोच है जिसके कारण हम एक नई रिजर्वेशन पॉलिसी, एक स्पेशल सेक्शन को दे रहे हैं। और इसमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो इस जो मेजॉरिटी सेक्शन दे रही है वो इन एविडेंस से बिल्कुल परे है। वो इस चीज़ को नहीं नोट कर रही है कि मेजॉरिटी ऑफ द पुअर पॉपुलेशन बिलोंग टू SC ST OBC कम्युनिटी एंड इट्स ओनली 18% ऑफ द जनरल कैटेगरी विच फॉल्स अंडर द सेक्शन इन द कैटेगरी ऑफ BPL। एंड दिस इज समथिंग दैट द गवर्नमेंट रिपोर्ट, द सिन्हो कमीशन रिपोर्ट सबमिटेड इन 2010। और अगर हम थोड़ा, क्योंकि हमारे पास जनरल कैटेगरी के पॉपुलेशन फिगर्स नहीं है, क्योंकि इस देश में कभी कास्ट सेंसस नहीं कमिट किया गया है, हमें ये नहीं पता कि टोटल जनरल कैटेगरी कितनी है, लेकिन हमें ये पता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा करके भी 30% से ज़्यादा नहीं है। और इस 30% की जो कम्युनिटी है उसमें अगर गरीबों की संख्या देखें तो 18%, अगर आप 30 का लगाएं, मैथ्स में कोई भी बेसिक करें तो 5.4% बनता है पॉपुलेशन का। उन गरीबों के लिए जो एक रिजर्वेशन पॉलिसी हो रही है वो हो रही है 10% की। और अगर हम इन गवर्नमेंट की डेफिनेशन गरीबी की मान भी लेते हैं, जो कि खुद काफ़ी लोगों के डिसएग्रीमेंट्स का विषय है, क्योंकि वो 8 लाख की इनकम है। 8 लाख की इनकम मतलब महीने की इनकम 67,000 70,000 रुपीज़, जो कि अगर हम देखें इंडिया के आपको टॉप 5 क्विंटाइल में, या जैसे सर बताएंगे, उसमें आपको डाल देगी। तो उस कम्युनिटी को हमने गरीब मान लिया है। अगर हम उनको गरीब मान भी लें तो हम अगर देखें उनकी रिप्रेजेंटेशन कितनी है, तो जो देश के 450 बड़े प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एक स्टडी की गई 2019 में, और ये निकाला गया कि उस सो कॉल्ड गरीब सवर्ण कम्युनिटी के भी 28% रिप्रेजेंटेशन था। तो जिनके लिए हम 10% का कोटा लाए हैं उनके पास पहले से ही 28% का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये सब क्वेश्चन है समझने वाले। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट थी 2021 में, जिसमें मराठा कोटा का इशू था। उसमें कोर्ट ने मेंशन किया था कि जो ST ST स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, जो कि स्कूल के लिए दी जाती हैं, स्कूल में पढ़ाई के लिए दी जाती हैं, 12th पास करने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए दी जाती हैं, उसमें एक इनकम कैप है, वो है 2.5 लाख रुपए का। और कोर्ट ने नोट किया था कि अगर आपके पेरेंट्स क्लास 4 के भी एम्प्लॉयज़ हैं तो भी इस इनकम लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, इसका मतलब आपको वो स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो ऐसा क्या है इस सवर्ण जाति के लोगों में कि उनकी इनकम लिमिट 8 लाख है और 2.5 लाख नहीं है? कुछ उनको एम्यूलरेटिव जो उनको पॉलिसीज दी जा रही हैं उसका। इन सभी प्रश्नों को अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने नज़रअंदाज किया और कहा ये एक लेटर स्टेज पे जब कोई लाएगा हम सब करेंगे। और हम मानते हैं कि ये सब जो पॉलिसी है ये गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, और गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है तो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए लिया है। और इकोनॉमिक जस्टिस हमारे संविधान के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे प्रीएम्बल उसमें है, तो क्योंकि वहाँ लिखा है और क्योंकि सरकार ऐसा कह रही है इसलिए हम ये कर देते हैं। तो हमें सर से ये भी जानना चाहिए कि इकोनॉमिक जस्टिस में क्या अंडरस्टैंडिंग होती है, क्या इकोनॉमिक जस्टिस सोशल डिसएडवांटेजेस को अकाउंट करके लिया जाता है। तो मेरा सिर्फ यही था कि कुछ ब्रॉड पॉइंट्स आपको शेयर करूं। अब अगर सर आप बता सकें।